समय का पहिया। संजना बहुत सारी शॉपिंग करके बाजार से खुशी खुशी लौट ही रही थी कि रिक्शा से बाहर उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ी, जिसे देखकर वो चौंक गई और उसने रिक्शा वाले से कहा, भैया ऑटो रोकना ज़रा। रिक्शा वाला ऑटो रोकता उससे पहले एक कार आई और वो आदमी उसमें बैठकर चला गया। संजना ने कार का नंबर देखने की बहुत कोशिश की, मगर कार इतनी रफ्तार से उसके सामने से निकली कि वो ना तो उस कार चलाने वाले व्यक्ति को देख पाई और ना ही कार का नंबर देख पाई। संजना ऑटो से उतर के सीधे अपने ससुर जी के कमरे में गई और उसकी हार लगी फोटो को एक टक घूरने लगी और मन ही मन बुदबुदाई, ससुर जी का अंतिम संस्कार तो हमने अपने हाथों से किया है, फिर वो बाजार में दिखा गया वह व्यक्ति कौन था? ससुर जी की हूबहू शक्ल जैसा वो आदमी कौन था? सोच सोचकर संजना का बुरा हाल था। थोड़ी देर में संजना का पति करण भी ऑफिस से आ गया और उसने संजना से चाय बनाने को कहा। संजना का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था, जिस वजह से संजना बहुत खोई खोई थी। करण ने भी यह बात नोटिस की। वह बोला, संजना क्या बात है, कहाँ खोई हो? संजना बोली, वो करण, आज मैंने बाजार में हूबहू बाबूजी की शक्ल का व्यक्ति देखा। मैं उनके पास जाती उससे पहले वह एक कार में बैठकर चले गए। यह सुनकर करण एक तरफ तो बहुत खुश हो गया और दूसरी तरफ आश्चर्यचकित। खुशी इसलिए कि बाबूजी जिंदा है और हैरानी इसलिए कि यह कैसे हो सकता है। करण को यूं असमंजस में देख संजना ने अपने शब्दों को वापस ले लिया और बोली, अरे करण, ज़्यादा मत सोचो, हो सकता है मेरा वहम हो। संजना ने करण को तो जैसे जैसे दिलासा दे दिया, मगर उसकी रात की नींद उड़ चुकी थी। आखिर वो शख्स क्या उसके ससुर जी थे? और वे अगर उसके ससुर जी थे तो वो घर वापस क्यों नहीं आए? संजना अतीत के गलियारों में खो गई। जब वो इस घर में शादी करके आई थी, सास तो घर में थी नहीं, उसके ससुर जी घनश्याम जी का ही राज चलता था। घर में करण जब छोटा था तब घनश्याम जी की पत्नी सरला जी उनको छोड़कर भगवान को प्यारी हो चुकी थी। घनश्याम जी अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि घर वालों के लाख मनाने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वे करण के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने करण को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था, इसलिए करण भी अपने पिता को भगवान का दर्जा देता था। करण अपनी पत्नी संजना से भी बहुत प्यार करता था, मगर अपने पिताजी की भी हर बात सर आंखों पर रखता था। संजना जब शादी करके आए तब भी घनश्याम जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ही रखी और संजना को बच्ची समझकर उस पर जिम्मेदारियों का भार नहीं डाला, जिस बात पर संजना को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। घनश्याम जी का रसोई में आकर कुछ भी सामान को हाथ लगाना संजना को बहुत अखरने लगा। एक बार घनश्याम जी रसोई में आकर बोले, बहू, आज सूजी का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था। सूजी कहाँ पड़ी है? तुम निकाल कर दे दो, मैं हलवा बना लेता हूँ। करण को टिफिन में रोटी सब्जी के साथ आज हलवा भी भर देना। करण को भी बहुत पसंद है हलवा, देखते ही खुश हो जाएगा। संजना बोली, बाबूजी, पहली बात तो आप किसकी इजाज़त से रसोई में आए? अब मैं इस घर की बहू हूँ और किसको क्या खाना है और कितना खाना है, इन सब का ध्यान मैं रखूँगी, आप नहीं समझे। और बार बार मुंह उठाकर रसोई में मत चले आइए, आपकी अपनी दुकान है, बस वहाँ जाकर बैठिए। घनश्याम जी बोले, बहू, मैंने तुझे हमेशा बेटी माना है और माफ़ करना, बहुत सालों से दुकान के साथ साथ रसोई और करण को भी मैंने ही संभाला है, तो ध्यान ही नहीं रहा कि अब इस घर में रसोई में मेरा आना तुम्हें खटक भी सकता है। करण ऑफिस के लिए टिफिन लेने रसोई में आ ही रहा था कि उसने बाबूजी और संजना का सारा वार्तालाप सुन लिया। करण संजना से बोला, संजना, यह कौन सा तरीका है बाबूजी से बात करने का? बाबूजी से माफ़ी मांगो। संजना को बाबूजी पर तो गुस्सा आ ही रहा था, अब करण पे भी आने लगा और वो बोली, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अब रसोई घर तुम पर मेरा अधिकार बाबूजी से ज़्यादा है
घनश्याम जी उस दिन आंसुओं के घूंट पीकर रह गए, क्योंकि जिस बहू को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी माना, उस पर जिम्मेदारियों का बोझ भी ज़्यादा नहीं डाला कि कहीं उसे तकलीफ न हो जाए। वही बहू आज उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। संजना की बात सुनकर करण भड़क गया और बोला, संजना, मेरे बाबूजी मेरे भगवान हैं और मेरे भगवान के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता। घनश्याम जी करण को शांत करते हुए बोले, करण चुप हो जा बेटा, बहू पर गुस्सा मत कर, सही तो कह रही है बहू, वह घर रसोई सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, तेरा ध्यान भी अच्छे से रख रही है, फिर मुझे इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आज से मैं कभी घर में किसी भी काम को लेकर दखल अंदाजी नहीं करूँगा। बाबूजी की यह बात सुनकर करण को बहुत दुख हुआ और वो मुझे मन से ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब वो ऑफिस से घर आया तभी वो संजना से ठीक से बात नहीं कर रहा था। करण अपने बाबूजी से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि संजना को उन दोनों के प्यार से भी जलन होने लगी। संजना करण को पूरा अपने बस में करना चाहती थी, मगर करण हर बात में घनश्याम जी की ही बात सुना संजना से धीरे धीरे सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया था, ताकि वह घनश्याम जी का वर्तव पूरी तरह मिटा सके। मगर पति करण को अब तक अपने बस में न कर पाई थी। करण के सर पे पिता का भूत जाने कब उतरेगा, सोच सोचकर संजना मन ही मन कुटती। एक दिन अचानक घनश्याम जी बाथरूम में फिसल गए और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। उन्हें जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। घनश्याम जी का ऑपरेशन तो हो गया, मगर ऑपरेशन के बाद उन्हें महीने बेड रेस्ट की सलाह दी गई, क्योंकि बुढ़ापे में लगी चोट जल्दी नहीं भरती और अगर इस समय ध्यान नहीं रखा गया तो इंसान हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ सकता है। घनश्याम जी को घर लाया गया। संजना ने घनश्याम जी के लिए एक केयर टेकर को लगा दिया जो उन्हें खाना पीना कराए और उनका सब काम करे। थोड़े दिन तो वो सब ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अचानक करण जिस ऑफिस में काम करता था वो ऑफिस बंद हो जाने के कारण करण की नौकरी चली गई। करण बहुत चिंता में आ गया। उसने घर आकर संजना को सब बताया तो संजना भी चिंतित हो गई। थोड़े दिन बाद घर का खर्चा निकालना भी भारी पड़ने लगा। करण संजना से बोला, संजना, मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी करो, बस 1-2 महीने के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी ढूंढने में कितना समय लगेगा, मगर ऐसे में तो मैं केयर टेकर और काम वाली दोनों को रखता हूँ तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सेविंग भी नहीं है। पापा के इलाज से पहले ही सारे पैसे खर्च हो गए। इस पर संजना करण के साथ देने के बजाय भड़कती हुई बोली, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था जब तुम अपने बूढ़े बाप पर पैसे लुटाए जा रहे थे। मैंने तब भी कहा था कि इन पैसों को बचा कर रखो, कुछ नहीं होगा। अरे इस उम्र में इंसान का मरना तो तय ही है, आज नहीं तो कल मरना तो है। फिर भी तुमने मेरी एक न सुनी और अपने बाप के ऑपरेशन में इतने पैसे उड़ा दिए। करण अब थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, या तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें अपने मजबूरी भरे हालात बता रहा हूँ और तुम मुझे बातें सुनाने में लगी हो। और आखिर तुम मुझे सुनाना भी किस बात के लिए कह रही हो? इस बात के लिए कि मैं अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसे क्यों दिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद, तभी तुम इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो। अरे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं उनके लिए ये सब नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और वो जहाँ तक बात रही मौत की, तो वो तो एक दिन सबको ही आनी है और यह बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम्हें जहर देकर मार डालूँ, या फिर अगर तुम्हें कोई मरने की कोशिश कर रहा हो तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी नहीं करूँ। बिल्कुल वही मैंने अपने पिताजी के लिए किया। मेरा धर्म था, जिस पिता ने मुझे अब तक संभाला। तुम चाहती थी कि मैं उन्हें इलाज के लिए पैसे या खर्च करूं, लेकिन तुम यह सब नहीं समझोगी। संजना बोली, ठीक है, मुझे फालतू में ज्ञान मत बांटो, बस इतना बताओ कि क्या कहना
चाहते हो, साफ साफ शब्दों में कहो। संजना ने भी थोड़ा तेजी से कहा। तो करण ने बोला, साफ साफ सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 1-2 महीने के लिए तुम खुद से पापा का ध्यान रख लो या फिर घर के सारे काम संभाल लो, क्योंकि हमें पहले महीने के लिए भी पैसे बचा कर रखने हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सोच कर चलना पड़ेगा। और फिर तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस घर के ही तो काम है और पापा का ध्यान रखना है। संजना मुँह नाक सिकुड़ाते हुए बोली, अच्छा बस घर का काम और तुम्हारे पापा का ध्यान रखना है। तुम ऐसे तो खुद हो और ऐसे ही तुमने मुझे नौकरानी बना रखा है। बस पूरे दिन कामों में लगे रहो और अभी तक जो समय मिल जाता था आराम करने का अब वो भी नहीं मिलेगा। संजना की इच्छा तो नहीं थी, मगर मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा ही देता है। संजना ने बाय और टेक केयर को थोड़े दिन की छुट्टी दे दी। घर का काम का साफ सफाई तो संजना जैसे तैसे कर लेती, मगर उसे घनश्याम जी का काम करने में बहुत गुस्सा आता था। करण बेचारा रोज यहाँ वहाँ के ऑफिसों में इंटरव्यू देने जाता, हर जगह हाथ पांव मारता कि शायद कहीं तो वापस नौकरी लग जाए, मगर हताशा के अलावा कुछ हाथ न लगता। यहाँ घर के बेचारे घनश्याम जी बहुत बार भूख प्यास से तड़प उठते, मगर संजना को उन पर बिल्कुल तरस न आता। आज घनश्याम जी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वे अपने कमरे से बहू संजना को आवाज़ लगाते और बोले, बहू बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो, मुझे दवाई भी लेनी है। संजन रसोई से रोटी और सब्जी लाकर पटकते हुए बोली, यह लो खा लो। वहाँ बेचारा बेटा भूख प्यास काम के लिए वहाँ यहाँ भाग रहा है और इनको जब देखो खाना चाहिए, पेट है कि कुआं। पता नहीं संजना के मुंह से यह शब्द घनश्याम जी को बार बार चुभ जाते, मगर करण की खातिर वो सब कुछ सहन कर लेते। अपने बेटे से बहुत प्यार जो करते थे। संजना पहले से बदतमीज तो थी ही, अब ससुर जी की बीमारी की हालत में और ढीठ हो गई थी। हर बात पे ससुर जी को भिड़क देती, ताने मारती। जब से टेक केयर को छुट्टी दी थी तब से संजना का पारा हमेशा 7वें आसमान पे रहता, क्योंकि घनश्याम जी का सारा काम उसे जो करना पड़ता था। घनश्याम जी वैसे बेटे की नौकरी के लिए चिंतित थे और ऐसे में बहू की बरबर से वे मानसिक तनाव में रहने लगे थे। मगर एक दिन सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर वे जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे और वर्कर से चलने का प्रयास भी करने लगे। थोड़े दिनों में वे अपने पैरों पे चलने लगे, मगर वर्कर की ज़रूरत अब भी पड़ती थी, इसलिए धीरे धीरे वर्कर की मदद से अपने कदम बढ़ाते। आज संजना से जब ससुर जी को वर्कर के साथ रसोई में खाना लेते देखा तो चिल्लाकर बोली, बाबूजी इतने दिन पलंग पर रहकर हमें परेशान किया आपने और अब चलने लग गए तो फिर रसोई में टपक पड़े। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि रसोई में कभी भी बेवक्त मत टपका करिए। जाइए यहाँ से, बोलकर चिड़चिड़ाती संजना मार्केट के लिए निकल पड़ी। मार्केट में उसे उसके बचपन की सहेली गीता मिल गई। गीता और संजना इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। गीता बोली, संजना चल कहीं जूस सेंटर में चलकर बैठते हैं, यहाँ रास्ते में खड़े खड़े बहुत बातें न कर पाएंगे। संजना को भी गीता की बात सही लगी और दोनों सहेलियाँ पास के एक जूस सेंटर में जाकर बैठ गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों ने अपनी सारी कहानी एक दूसरे के सामने खोल कर रख दी। संजना अपने ससुर से इतनी परेशान है। यह सुनकर गीता बोली, संजना तुझे एक धमाकेदार आइडिया देती हूँ जिससे सांप में मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं भी अपनी सास से बहुत परेशान थी और मैंने उन्हें भी इसी रास्ते से हटा दिया। गीता की सारी बात सुनकर संजना बोली, गीता इसमें पकड़ जाने का बहुत डर है। गीता बोली, अब तक मैं नहीं पकड़ी गई तो तू कैसे पकड़ी जाएगी। घर आकर संजना ने गीता की सीख पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन वो रसोई में गैस की बटन चालू कर मार्केट चली गई। उसे पता था आदत अनुसार ससुर जी रसोई में आएंगे और लाइटर जैसे ही जलाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा और ससुर जी नाम की बला हमेशा के लिए टल जाएगी। लेकिन उसे याद आया कि वो
कल ही इसी बात पर ससुर जी पर बहुत चिल्लाई थी, इसलिए आज ससुर जी रसोई में शायद न आए, इसलिए आज मार्केट जाते हुए बोली, बाबूजी आप खाना खाते वक्त अपनी दाल गरम कर लीजिएगा, मुझे आने में आज देरी होगी। थोड़ी देर बाद घनश्याम जी अपनी दाल गरम करने गए और ब्लास्ट हो गया। जब संजना घर आई और उसने देखा एक जली हुई लाश रसोई में पड़ी है और आग फैली चुकी है और सारे अगल बगल के लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवा दी थी जिसने आग बुझाई थी। संजना झूठ मूठ कर रो रो कर अलग बगल के लोगों की सांत्वना देने लगी ताकि किसी को उस पर शक न हो। करण जब घर आया तो पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और अपने घर के आसपास जब लोगों का जमावार देखकर करण हतप्रभ रह गया। इतने महीनों के बाद आज कहीं जाकर उसकी नौकरी लगी थी, मगर यह खुशखबरी सुनने उसके बाबूजी इस दुनिया में ही नहीं रहे थे। यह देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। संजना ने करण को हिम्मत बढ़ाई और करण के साथ मिलकर दुख व्यतीत करने लगी। संजना मन ही मन तो बहुत खुश हो रही थी। आखिर ससुर जी के खिलाफ उसने जो एक षड्यंत्र रचा था वो काम कर चुका था और किसी को शक भी नहीं हुआ था। सभी ने मिलकर बाबूजी का दाह संस्कार किया और धीरे धीरे अब करण भी नॉर्मल हो गया था। उसकी ज़िंदगी में बाबूजी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता था, मगर होने को कौन टाल सकता है। यह सोचकर अपने मन को समझा देता, संजना करण को अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रह रही थी कि आज उसे बाबूजी की शक्ल वाले उस इंसान का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अगर वो बाबूजी होते तो घर आते, यही सोचकर संजना उस रात सो पाई। थोड़े दिनों बाद एक अखबार में करण ने अपने बाबूजी की फोटो देखी जिसमें उसके बाबूजी तो बच्चों को प्राइवेट दे रहे थे। करण ने जल्दी से संजना को आवाज़ लगाकर वो फोटो दिखाई तो संजना बोली, हाँ यही वो शख्स है जिसे मैंने उस दिन बाजार में देखा था। करण बोला, मुझे इस जगह अभी जाना होगा, संजना हो ना हो यह हमारे बाबूजी ही है। संजना को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। करण की खुशी उसके लिए कितनी घातक है यह बात वही जानती थी। करण अखबार में दिए गए पते पर पहुंचा तो देखा वो एक अनाथ आश्रम था। वहां के संचालक को अपनी बाबूजी की तस्वीर दिखाकर करण बोला, मुझे इनसे मिलना है। संचालक बोले, यह तो बगल वाले वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमने इन्हें यहाँ खेत में जीते हुए बच्चों को प्राइज देने आमंत्रित किया था। करण जल्दी जल्दी बगल वाले वृद्धाश्रम पहुँचा और वहाँ आकर संचालक को फिर तस्वीर दिखा कर बोला, मुझे इनसे मिलना है। संचालक बोला, यह तो उनकी बेटी के साथ कार में बाजार गए हैं। करण सोचने लगा, बेटी, मगर मैं तो उनका इकलौता बेटा हूँ। करण वहीं बेंच पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वृद्धाश्रम के बाहर एक कार रुकी जिसमें एक 19-20 साल की लड़की और वह बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले। करण उन्हें देखकर उनके गले से लग गया और बोला, बाबूजी आप जिंदा हैं। एक पल घनश्याम जी भी बेटे को देखकर खुश हो गया और उसे गले से चिपकाए खड़े रहे, मगर दूसरे ही पल उन्होंने करण को अपने से दूर किया और बोले, हो गया तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का नाटक, या और भी ड्रामा बाकी है। अभी करण बोला, मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। घनश्याम जी बोले, तुम लोगों ने तो मुझे ऊपर पहुंचाने का पुख्ता प्लान बनाया था, मगर उस दिन मेरे बचपन का दोस्त घर मुझसे मिलने आया था और वो बोला, आज मैं तेरे लिए रसोई से खाना लेकर आता हूँ। इतने सालों बाद वो मुझसे मिलने आया था। घर में दूध नहीं था तो मैंने सोचा मैं बगल वाली दुकान से दूध लेकर आता हूँ ताकि उसके लिए चाय बना पाऊँ। मैं दूध लेने गया था, मगर वहाँ दुकान मालिक न होने के कारण मुझे बहुत देर हो गई और मैं जब दूध लेकर घर पहुँचा तो संजना को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। तुम्हारा प्लान काम कर गया। बुटका टपक गया और वह हंसने लगे। मैं वहाँ से दबे पाँव निकल गया। मुझे मेरे दोस्त के लिए बहुत अफसोस हो रहा था, मगर उसके आगे पीछे कोई न था, न बेटा न बेटी जिसे मैं उसके बनने की खबर देता। बहू के मुंह से यह सब सुन के मुझे लगा कि शायद तुम भी उससे मिले हुए हो।
यह तो लड़की मेरे साथ खड़ी है, यह हमारे वृद्धाश्रम के मालिक की बेटी है जो यहाँ के सभी वृद्ध लोगों का बहुत ख्याल रखती है। एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ सभी की सेवा करते हैं और एक तरफ संजना जैसे लोग होते हैं जो किसी की जान तक ले सकते हैं। करण बोला, बाबूजी, संजना ने आपको जान से मारने की कोशिश की है, यह बहुत बड़ा अपराध है। संजना ने जो किया है वह माफ़ी के काबिल नहीं है, अब मुझसे बुरा कोई न होगा। करण ने अपने बाबूजी को लेकर घर पहुंचा। बाबूजी को सामने देख संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो जैसे तैसे खुश होने का नाटक करते हुए बोली, बाबूजी आप जिंदा हैं। करण बोला, हाँ संजना, बाबूजी को जान से मारने का प्लान करने से पहले तुम यह भूल गई कि तुमने बड़ा प्लान करने वाला ऊपर बैठा हुआ है जिसे हम भगवान कहते हैं और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। संजना हकलाते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम? करण संजना की हालत देख भाग गया कि संजना ने ही बाबूजी को मारने की कोशिश की थी। उसने पुलिस में फ़ोन किया और संजना को पुलिस के हवाले कर दिया। अब संजना जेल में अपने किए की सज़ा भुगत रही है। करण के घर और उनके बेटे को संजना की कमी खलती तो है, मगर उसने जो किया वो माफ़ी के काबिल भी तो नहीं थी। दोस्तों, कभी कभी लोग जाने अनजाने में इतना नीच काम कर देते हैं कि उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। जेल में संजना के अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी 2 साल की सज़ा कम कर दी गई और उसे 5 साल की सज़ा कटवा कर घर भेज दिया गया। संजना घर तो आ गई मगर घर में कोई भी उसे बात करने को तैयार नहीं था। भगवान ने जो रिश्ते बनाकर भेजे थे बस सब उसे जैसे तैसे निभा रहे थे। संजना सुधर चुकी थी मगर सभी को उसे अपनाने में समय लग गया था। दोस्तों, कभी भी कोई कुकर्म करने से पहले 10 बार सोच ले कि उसका अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।